सक्सेस पॉइंट विथ रिसोल्यूट सोल प्रेजेंटिंग उद्योगपति और कई उद्योगों के पितामह, साथ ही भारत में नागरिक उड्डयन का जन्मदाता जे.आर.डी. टाटा, जिनका पूरा नाम जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा है और ये 29 जुलाई 1904 को पेरिस फ्रांस में जन्मे एक महान उद्योगपति थे, जिन्हें पूरी दुनिया जे.आर.डी. टाटा के नाम से जानती है। रतनजी दादाभाई टाटा और उनकी फ्रांसीसी पत्नी सृजेन बिर्रे के 5 संतानों में जे.आर.डी. टाटा दूसरे संतान थे और देश में उद्योगों को नई गति देने और भारत में एक अलग पहचान दिलाने के लिए जे.आर.डी. टाटा में एक व्यवसाय ही नहीं बल्कि राष्ट्र समाज को बढ़ाने और उत्थान की एक सोच भरी हुई थी। टाटा ग्रुप आज जिस मुकाम पर है, जिस ऊंचाई पर है, यह उनकी सोच का ही नतीजा है। आज 116वीं जयंती पर जे.आर.डी. टाटा के जीवन कार्यों और उनकी उपलब्धियों से रूबरू कराता हमारा यह वीडियो लेक्चर। दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय मी, आई एम राजमोहन। तो फ्रेंड्स, जे.आर.डी. टाटा के एक कोट से मैं ये वीडियो लेक्चर स्टार्ट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था एक बार कि हम जमशेदपुर में कामगारों की झोपड़ी नहीं बल्कि एक ऐसा शहर या फिर एक ऐसा नगर बना रहे हैं जहां हर तरह की सुविधाएं महानगरों का मुकाबला कर सकेगी। और ये इनकी दूरदर्शिता और सोच का ही नतीजा है कि झारखंड का सबसे बड़ा शहर किसी सरकार या किसी राजा के द्वारा नहीं बल्कि उद्योगपति ने बसाया, वो भी पूरी संपन्नता के साथ। दोस्तों, जे.आर.डी. टाटा के जो पारिवारिक जीवन है उनको देखने से हमें ये लगता है कि उनकी जो माँ थी वे फ्रांसीसी थी, इसलिए उन्होंने फ्रांस में अपना अधिक समय यानी कि बचपन का अधिकांश समय वहाँ पर व्यतीत किया और इसके परिणाम स्वरूप ही उन्हें जो फ्रांसीसी भाषा है वो अच्छी तरह से उनको आता था और इस प्रकार उनकी ये पहली भाषा थी। उन्हें कैथेड्रल और जॉन कनन स्कूल बम्बई में भी पार्टिसिपेट किया उन्होंने, ठीक है। और जे.आर.डी. टाटा ने लंदन, जापान, फ्रांस के साथ साथ भारत में भी शिक्षा ग्रहण की। जब उनके पिता टाटा कंपनी से जुड़े तो उन्हें पूरे परिवार को क्या किया, लंदन में शिफ्ट कर दिया। इसी बीच उनकी जो माँ है, जे.आर.डी. टाटा की माँ, 43 वर्ष की आयु में निधन हो गया उनका, जबकि उनके पिता जब भारत में थे उस वक्त, ठीक है। तो उनकी माँ की मृत्यु के बाद रतनजी दादाभाई टाटा ने अपने परिवार को पूरी तरह से भारत में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया, भारत शिफ्ट करने का निर्णय लिया और अक्टूबर 1923 में उच्च शिक्षा के लिए जे.आर.डी. टाटा को इंग्लैंड भेज दिया। 1929 में जे.आर.डी. टाटा ने फ्रांसीसी नागरिकता को छोड़कर जो भारत की नागरिकता है उसको ग्रहण करी और टाटा कंपनी में अपनी सेवा देना शुरू किया। 10 फरवरी 1929 को टाटा ने यानी कि जे.आर.डी. टाटा ने भारत में जारी पहला पायलट लाइसेंस अपना प्राप्त किया और बाद में उन्हें भारतीय नागरिक उड्डयन का पिता के रूप में भी जाना जाने लगा, क्योंकि यही एक इंसान थे जिन्हें पहली बार भारत में लाइसेंस प्राप्त हुआ था पायलट के रूप में, ठीक है। 1929 के बाद आते हैं, बात करते हैं अभी 1930 में इन्होंने शादी करी थेमा विकाजी से। इनकी शादी कब हुई? 1930 में थेमा विकाजी से हुई, ठीक है। पारिवारिक जीवन के बाद बात करते हैं उनके व्यापारिक जीवन और उनके व्यक्तिगत जीवन की। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी आज पूरे विश्व में जो विश्वसनीयता प्राप्त करी है, इसका अधिक से अधिक श्रेय 1938 से 1991 कुल 52 वर्षों तक कंपनी की जो लीडरशिप है जे.आर.डी. टाटा को ही जाता है, ठीक है। और उन्होंने भारत की पहली वाणिज्यिक एयरलाइंस टाटा एयरलाइंस की स्थापना 1932 में की, जो 1946 में एयर इंडिया बनी और ये आज वर्तमान समय में भारत की राष्ट्रीय एयरलाइंस है। 1925 में टाटा सन्स में योगदान किया और अपनी काबिलियत के बल पर 1938 में मात्र 34 वर्ष की ही उम्र में भारत के सबसे बड़े औद्योगिक ग्रुप यानी टाटा संघ के चेयरमैन के पद पर आसीन हुए। उन्हें मुख्य रूप से स्टील, इंजीनियरिंग, बिजली, रसायन और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में अपना ध्यान को केंद्रित किया, ठीक है। जे.आर.डी. ने टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाइटन इंडस्ट्रीज, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा टी, वोल्टास समेत अन्य बहुत सारी कंपनियों को भी और स्थापना करी है और उनके दिशा निर्देश पर ही एशिया का पहला कैंसर अस्पताल टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई में स्थापित किया गया है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और कला प्रदर्शन के लिए
राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना भी उनकी सोच का ही नतीजा है। अपने उच्च सिद्धांत के मानकों के साथ व्यापार किया उन्होंने और अपने नैतिक मूल्यों के साथ अपने व्यापार को भी आगे बढ़ाया। उनकी दूरदर्शिता का ही यह नतीजा था कि उनकी चेयरमैनशिप के दौरान कंपनी की जो मुनाफे की दर थी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। जब उन्होंने कार्यभार संभाला तो उनके अधीन में मात्र 14 ही इकाइयाँ थी। कंपनी की जो यूनिट है वो 14 इकाई थी, जो बढ़कर 95 तक पहुंच गई। बाद में रतन टाटा ने इसे और भी आगे बढ़ाया। दोस्तों, आपको सोचकर आश्चर्य होगा कि वे इतनी बिजी लाइफ के बावजूद स्पोर्ट्स में भी वे बहुत आगे थे। जीआरडी को खेलों से बड़ा लगाव था। वे बड़े खेल प्रेमी थे, खासकर फुटबॉल से। वे चाहते थे कि भारत भी इस खेल में बहुत ही आगे जाए और अग्रणी देश बने। इसलिए उन्होंने 1987 में TFA टाटा फुटबॉल एकेडमी की स्थापना करी। आज इसके खिलाड़ी देश के लगभग सभी प्रमुख टीमों में खेल रहे हैं। जीआरडी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की स्थापना भी जीआरडी ने ही की थी, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं अभी वर्तमान में उपलब्ध है। उनके किए सोशल वर्क के चलते उन्हें दुनिया के सभी बड़े अवार्डों से भी नवाजा गया है। भारत और विदेशी विश्वविद्यालयों ने उन्हें तो मानक उपाधि के साथ साथ डॉक्टरेट की उपाधि भी दे रखी है। ठीक है, उन्हें 1955 में पद्म भूषण भारत सरकार से, 1979 में टोनी जेनुस अवार्ड, 1983 में फ्रेंच लीजियन ऑफ ऑनर के कमांडर पद पर और 1986 में लंदन के इंस्टीट्यूट ऑफ मेटल का बेसमेयर मेडल और साथ ही 1988 में डेनियल गुगेनहेम मेडल अवार्ड मिला। और भारत सरकार ने उन्हें 1992 में सर्वोच्च सम्मान, देश के सर्वोच्च सम्मान जो भारत रत्न है हमारा, उससे इनको नवाजा। और ये पहला उद्योगपति हैं, मतलब देश के पहले ऐसे उद्योगपति हैं जिन्हें ये भारत रत्न मिला। इससे पहले किसी को भी उद्योगपति को ये भारत रत्न का अवार्ड नहीं मिला था। थोड़ा विवादों से भी इनका नाता रहा है। इनसे संबंधित एक इंसिडेंट को डिस्कस करते हैं। ठीक है, 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल की ताकत के अनुरूप घोषणा करी, तब इन्होंने यानी कि जीआरडी टाटा भी विवादास्पद रूप से इसका समर्थन करते थे। इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स के एक संवाददाता को कहा कि चीज़ें उनसे बहुत दूर चली गई है, यहाँ तक कि हमले, बहिष्कार और प्रदर्शन के माध्यम से किया गया है। क्योंकि मैं अपने कार्यालय से सड़क तक नहीं जा सकता था, संसदीय प्रणाली हमारी ज़रूरतों के अनुकूल अब नहीं रहा है। ऐसा कहकर आपातकाल को इन्होंने जायज़ ठहरा दिया था। अपार्ट फ्रॉम दिस टाइप ऑफ इश्यूज़, वे बहुत ही शालीन और अच्छे किस्म के व्यक्ति थे, एक आम इंसान थे। ठीक है, उनका रहन सहन और पहनावा भी एक आम इंसान जैसा ही था। कोई चीज़ का घमंड नहीं था। एक बात की और बात करें तो जब उनको भारत रत्न जब मिला, तब उनको शहर में एक बार सम्मानित किया जा रहा था। ठीक है, देखिए उनकी शालीनता देखिए। तो उनको जब गुलदस्ते के रूप में फूलों का भेंट मिला, तो उनको वे बड़े ही प्यार से सहेज के रख लिया। और जब ख़त्म होने के बाद, यानी कि कार्यक्रम की समाप्ति के बाद, उनको वे अपने साथ लेते गए। तो कुछ इस तरह के दिल वाले थे वे। ठीक है, अच्छे दिल वाले, अच्छे इंसान थे। उनकी मृत्यु जिनेवा, स्विट्जरलैंड में 29 नवंबर 1993 को किडनी में इन्फेक्शन के चलते 89 ईयर्स की एज में हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद भारतीय संसद ने उनके सम्मान में भारतीय संसद को स्थगित कर दिया, यानी शोक जताने के लिए ऐसा किया गया था। लेकिन आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आमतौर पे उन लोगों को सम्मान नहीं दिया जाता जो संसद के सदस्य नहीं है, लेकिन उनके लिए ऐसा किया गया था। तो सोचिए वो कितने स्पेशल थे। ठीक है, इस देश के लिए। उन्हें पेरिस में पेरे लचास कब्रिस्तान में दफनाया गया था। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स जीआरडी टाटा का बायोग्राफी। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और यदि आप इसके जानने के लिए इच्छुक थे तो आपका जो नॉलेज है उसमें कुछ इन्हेंस हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।